बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज फिर मेरी टीम ने न्यूज़ कैफ़े को दो हिस्सों में तकसीम किया है और प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करने वाले हैं अवामी मसाइल के हवाले से। क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं कि अवाम के मसाइल हर आने वाले दिन के साथ बढ़ते जा रहे हैं? क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं कि आपके मसाइल हल करने के लिए हुकूमत की जानिब से वो कोशिशें नहीं की जा रही जो होनी चाहिए? ये बात तो हकीकत है कि अवाम हमारी इस वक्त परेशान है और कोविड के बाद, इन 2 सालों के बाद उनकी परेशानियों में, उनकी मुश्किलात में और भी ज़्यादा इजाफा हो चुका है। हुकूमत के अपने दावे हैं कि अगर हुकूमत से पूछा जाए या देखा जाए तो इनके जितने सोशल मीडिया के पेजेस वगैरह हैं उन पे देखा जाए तो आपको दर्जनों ऐसे आलिशान किस्म के प्रोजेक्ट्स नज़र आएंगे कि आप तारीफ़ किए बगैर ना रह सकेंगे। बट जब हकीकत में मतलब एक अवाम की नज़र से देखा जाए तो बहुत कुछ ऐसा है जो अभी भी होने की ज़रूरत है। अवाम अभी भी महंगाई की वजह से परेशान है, अवाम अभी भी गैस के बहरान की वजह से परेशान है, अवाम अभी भी बिजली की लोड शेडिंग की वजह से परेशान है, अवाम अभी भी रोज़गार की वजह से परेशान है, अवाम अपने घर की वजह से परेशान है, अवाम बुनियादी जो उसकी ज़रूरियात हैं उन तक की रसाई की वजह से परेशान है। तो खैर, आज हम इसी हवाले से अपने प्रोग्राम में बात करने वाले हैं कि क्या हुकूमत अवामी मसाइल हल करने में कामयाब हुई है, और अगर हुकूमत को कामयाब होना है तो वो बुनियादी मसाइल अवाम के क्या हैं, डोर का सिरा क्या होना चाहिए, यही हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में हैं जनाब आबिद हुसैन साहब, आप एक तजियाकार, आपको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। आज भाई तबीयत कैसी है आपकी? बहुत शुक्र है मालिक का, बड़ा माशाअल्लाह। चले ज़बरदस्त। आज भाई ये बताइए कि क्या अवामी मसाइल जो है इनकी हुकूमत को खबर भी है? आपने बहुत ही खूबसूरत सवाल किया है ये, और हकीकत यही है कि अगर एक बाखबर शख्स है तो उसे आवाम के मसाइल से बाखबर होना चाहिए। मगर मुझे लगता ही है कि ये जो हुकूमत आई है ये आवाम के रिलीफ के लिए नहीं आई है, शायद ये अपने रिलीफ के लिए आई है, अपने लोगों को रिलीफ देने के लिए आई है। मैं ये समझता हूँ कि कोई ऐसा इक़दाम अभी तक मेरी नज़र में उन्होंने पॉजिटिव तरीके से या मेहनत करने से जो पुरखुलूस तरीके से होता है वो नहीं किया। मेरा अपना अंदाज़ा ये है। इसकी वजह यह है कि देखिए, हम जब रिलीफ की बात करते हैं, कोई हम देखते हैं कि हुकूमत ने क्या इक़दाम किए, तो बुनियादी ज़रूरियात को देखते हैं। इंसान की बुनियादी ज़रूरत क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। सही है, समझना। आप रोटी छीन लेते हैं या कम कर देते हैं या महंगी कर देते हैं तो आप खुद सोचिए कि आवाम का हाल क्या होगा। अच्छा, जब हम रोटी का जिक्र करते हैं तो रोटी से मुराद ये नहीं कि आप 2 रुपए की थी तो आपने 15 रुपए की कर दी या 20 रुपए की कर दी और वापस आपने घटा के उसे 5 रुपए की रोटी कर दी। ये रोटी से मतलब है कि पूरे मसाइल हैं ये। एक आदमी रोटी उस पर खरीदेगा जब उसका घर बार उसका अपना खुशरूबी से चल सके। अगर उसके घर में उसके बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, अगर वो ऑफिस सही तरीके से जा रहा है, अगर वो बाजार जो जा रहा है, जो चीज़ें खरीद रहा है खाने पीने की, अगर वो सब बजट लेके उसको कुछ पैसे बचते हैं तो वो रोटी खरीदने जाता है। लेकिन आज आपको देखते हैं आप कि ऐसा कुछ भी नहीं है। समझना, बाहर इतने मसाइल है, मकान है तो किराए का, और इतना ज़्यादा किराए का कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर बाज़ार में आप जाके आटा डाल के आप चीज़ें आप ख़रीदने जाते हैं तो आप नहीं खरीद पाते। इसकी वजह क्या है? आपकी जो सैलरी है, जो तनख्वाहदार तबका है, वो इतना ज़्यादा पिसा हुआ है। शुरू से हमारे मुल्क का ये अलमिया रहा है कि हमने आवाम के साथ वो मसाइल को देखने की कोशिश ही नहीं की। अगर आज भी हम इनकी सैलरी में, तनख्वाहों में और वो चीज़ें जो ये इनटेक कर रहे हैं, अगर हम इजाफा कर दें और बैलेंस कर दें, इनकी जो खरीद व फरोख्त है, इनकी जो चीज़ें ले रहे हैं, ये घरेलू जो मसाइल हैं, अगर हम उनकी कीमतों को एक बैलेंस कर दें, एक जैसे तनख्वाह हो गई और एक खर्च हो गया, अगर हम बैलेंस कर दें तो मैं समझता हूँ मसाइल बड़ा आराम से हल हो सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए आबिद साहब कि क्या आज तक कोई भी हुकूमत अवामी मसाइल हल करने में कामयाब हुई? सही। देखिए, ऐसा नहीं है, बिल्कुल हल होती है।
और नहीं, कोई मसाइल आज हल हुए माजी हैं। में किसी हुकूमत ने इस तरह की मिसाल कायम की है? मैं वो सिर्फ वो जानना चाह रहा बिल्कुल, मैं कहता हूँ, देखिए अगर आप पिछली हुकूमतों को भी देखें तो इतनी महंगाई नहीं थी, एक सतह पे थी लोगों के इतने लोग बाहर जो थे, जो आप हालात को देखते हैं आवाम को, जितनी खुदकशियाँ हो रही हैं, सुसाइड हो रहे हैं बाहर, जो है आपको देखते हैं आपके कि ये जो स्नैचिंग के प्रोग्राम है, चोरी है, डकैती हैं, ये पहले के मुकाबले इस दफ़ा आप रेशो देखें ना बहुत ज़्यादा है आपका ये। आपको नहीं लगता कि पूरी दुनिया में जो महंगाई की शरह है उसमें इजाफा हुआ है? पूरी दुनिया में इजाफा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हर मुल्क में उसकी तनख्वाह में भी इजाफा हुआ है। हाँ। उस सतह पे लेके जाएंगे आप देखिए महंगाई तो देखिए प्रोसेस है ना, एक क्या जी, एक प्रोसेस है ना। भाई महंगाई भी बढ़ेगी, आदमी आगे की तरफ जा रहा है, लाजिमत है कोई भी चीज़ उसकी इतनी सस्ती नहीं होगी कि आप उसके जो है दरवाजे पे हर चीज़ पहुंच जाए, ऐसा तो नहीं होगा। मसाइल तो बढ़ते हैं ज़िंदगी के, जैसे इंसान की उम्र बढ़ती रहती है ऐसे उसके मसाइल और ज़रूरियात बढ़ते जाते हैं। अच्छा, देखिए, लेकिन अगली इसका हुकूमत- मतलब ये तो नहीं है कि आप जो है महंगाई इतनी करते हो, तनख्वाहें लोगों की और फैसिलिटीज जो हुकूमत देती है, जो हुकूमत की तरफ से मिलते हैं, वो वहीं के वहीं खड़े हों, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अच्छा ठीक है, अगली हुकूमत कोई भी हुकूमत होगी तो वो इससे भी ज़्यादा महंगाई करेगी? महंगाई तो होगी ही होगी। क्या महंगाई के अलावा भी मतलब कोई हल है हमारे पास, या ऐसा हो सकता है कि वक्त गुजरे और चीज़ें महंगी ना हो? हमने तो आज तक नहीं देखा, हमारे बड़ों ने भी कभी नहीं ऐसा देखा कि वक्त के गुजरने के साथ साथ चीज़ों में मतलब चीज़ों की कीमतों में इजाफा होता है। ठीक है, इस दफ़ा ज़्यादा इजाफा है, वो हालात कुछ और भी हैं। हुकूमत का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उस हवाले से बात करेंगे। और आबिद साहब क्या इस हवाले से अपनी ओपिनियन देते, इस बारे में बात होगी। एक छोटा सा वक्फा है, कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। न्यूज़ कैफ़े में हमारे साथ हैं जनाब आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब, जिनसे हम बात कर रहे हैं अवामी मसाइल के हवाले से कि क्या हुकूमत अवामी मसाइल को हल करने में कामयाब हुई है, या आज तक कोई भी हुकूमत अवामी मसाइल को हल करने में कामयाब हुई है, या आइंदा हुकूमत अवामी मसाइल को हल करने में कामयाब होगी। तो जी आबिद साहब, अच्छा क्या इस वक्त अवामी मसाइल में जो सबसे बड़ा मसला है वो महंगाई ही है? बिल्कुल महंगाई है, और महंगाई को आप किसी एक सतह पे ना देखें। ये नहीं होगा कि वही मैंने जिक्र किया कि रोटी सिर्फ रोटी नहीं है, उसके पीछे पूरा एक हाथी बैठा हुआ है, समझे ना। आप ये देखिए कि मकान का मसला, चीज़ों का मसला, तालीम का मसला, समझे ना, आमदरस्त का मकान, ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट का मसला, आबादी में इजाफा, गंदगी, पोलियो, तजावुज़ात। एक शब्द ये हो गई कि देखिए एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि जहाँ बेबस हो जाता है। मिसाल के तौर पर आपके पास पैसा भी है, आपके पास जो है दौलत, पैसा, इज्जत, सब कुछ है, मगर घर में गैस ही नहीं है। अच्छा, अब पेट्रोल ही नहीं है, बाहर जब आप निकले शॉर्ट हो गया, है ना। अच्छा, अब आपने बिजली को कर रहे हैं, बिजली का पूरा सिस्टम उड़ा हुआ है, मालूम वहाँ का जो बिजली उड़ गई है उसकी वजह थी कि ओवरलोड था उस जगह पे, ठीक है ना। अब आप बिजली लेंगे, क्या आप जाके फौरी तौर पे जनरेटर खरीद के आप अपने तौर पे लगा लेते हैं? जनरेटर आपको कब तक चलेगा आपका, समझे ना। सोलर सिस्टम आप लगा लेते हैं, ठीक है, आप सोलर सिस्टम लगाएंगे, आपका सोलर सिस्टम कब तक कामयाब होगा, समझे ना। गर्मियाँ तेज़ हो रही हैं, आपको AC की भी ज़रूरत पड़ जाती है, फिर क्या करेंगे आप ठाके। तो मुराद ये है कि यही नहीं है कि आपको जो है पैसा आपको मिल जाए, आपको चीज़ें मिल जाए, आपको सहूलतें देनी है। जो बुनियादी ज़रूरत है आपकी, समझे ना, उसमें आपकी आप देखिए ना, सुई गैस थी, समझे ना, आपका सुई गैस के देखिए, आपने खुद सीखा कि अभी पिछले जो हमारे नया स्टार्ट हुआ था ये हुकूमत, ये पिछली हुकूमत में था, आपका सुई इतना आता था आपके मुल्क में था कि आप उस पर ये सोचते थे कि हम इसको एक्सपोर्ट करें, अपनी सुई गैस को एक्सपोर्ट करें, आप लाइन डाल के दूसरे मुल्कों को सप्लाई करें आप। तो उसका रिजल्ट ये निकला, आवाम ने गैस की गाड़ियाँ निकाल ली, हर चीज़ हुई, गैस पे चलने लग गई, आपकी CNG सामने आ गई है। लेकिन देखा माफिया ग्रुप जो था, मैं यही कहता हूँ कि हुकूमतें नाकाम क्यों होती हैं। अभी मैं इस पर थोड़ा डिस्कस करूँगा आगे जाके कि आवाम की जो सहूलतें हैं उनको माफिया फर्म ओवरकम करता है, वो देख रहा होता है, हुकूमत नहीं देख रही होती है ना। अब वही गैस आपने देखिए आहिस्ता आहिस्ता शॉर्ट होनी शुरू हुई, वो गाड़ियाँ गैस की चल रही थी, वो बंद हो गए। अब रिजल्ट ये निकला कि घर के चूल्हे बंद हो गए। ऐसी जगहों पे जहाँ कभी हमने सुना ही नहीं कि गैस की भी लोड शेडिंग हो सकती है, वहाँ भी अब चूल्हे में गैस नहीं है,
समझे ना यार, ये मुल्क है कि आप क्या चलाना चाहते हो। अच्छा जब आप जाते हैं पानी के लिए, पानी नहीं है घर में, समझे ना। अच्छा अब आप बटन खोलते हैं आप लाइट के लिए, तो लाइट भी नहीं आ रही है आपकी। अच्छा अगर ये आ भी रही है तो बिल इनके ऐसे बिल आ रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा है कि हमने क्या जला दिया भाई, हैं हमने कौन सी चीज़ ऐसी ऑन कर दी कि हमारे बिल इतने आना शुरू हो गए। पानी के बिल आ रहे हैं, गैस के बिल आ रहे हैं, ये सब कुछ क्या है ये। इसका मतलब ये हुआ कि हुकूमत जो है कुछ बिल्कुल समझ, मैं तो समझता हूँ पैरालाइज हुकूमत है ये। अच्छा ये तो आपने जो बुनियादी इश्यूज हैं ये तो बताए ही बताए, इन्हीं में लोगों के पास रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं, रहने को छत नहीं है, बच्चों के लिए तालीम नहीं है, बड़ों के लिए अस्पताल नहीं है, कुछ सेहत के तो आप मसाइल का तो अंबार लगा हुआ है, अंबार लगा। तो एक हुकूमत के लिए भी कोई भी थोड़ा रियलिस्टिक होकर भी सोचा जाए तो मतलब कैसे सारे मसाइल को हल किया जा सकता है। कोई एक आध भी मसला इन्होंने इस हुकूमत ने अच्छे अंदाज से हल किया है तो मुझे उस बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपको लगता है कि ओके बहुत ज़्यादा इश्यूज थे तो इन्होंने इस चीज़ को जो है ना वो एड्रेस किया है शुरू में और यहाँ ये बड़ा अच्छा काम कर दिया है इन्होंने। हाँ देखिए ऐसा तो मुझे ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता है। अब मिसाल के तौर पर उनसे कहा गया हुकूमत से कि भाई आपको आवाम के पास पैसा नहीं है कुछ नहीं, तो उन्होंने कहा कि चलो कोई प्रोग्राम एहसास के तहत एहसास हो गया उनको, रियलाइजेशन हो गई, तो उन्होंने कहा चलो आवाम को कुछ प्रोग्राम को पैसा दे देते। अब 12-13 हज़ार महीने का उन्होंने लोगों को देना शुरू किया। जो तरीक़ेकार था NIC वगैरह के, मतलब बहुत से लोगों के NIC नहीं है, हैं ऐसा तो नहीं हुआ कि आपने जो है वो सबको दे के सबको पैसा प्रोवाइड कर दिया आपने, तो उससे थोड़ा सा बेहतरी आई, हल्की फुल्की करीब। ये लंगर खानों वाला और ये कोई भूखा नहीं सोएगा और इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं फलाही जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में क्या कहते हैं? देखिए ये फलाही प्रोजेक्ट कब आते हैं, उस वक्त आएंगे कि जब हुकूमत काम करने में नाकाम हो। क्या ये फलाही प्रोजेक्ट साले अमेरिकन यूरोप में मौजूद हैं? वो आप बेचारे खाली बैठे हुए, उनके पास भूखा ही नहीं है कोई, सब खाने पीने सब हो गया। और आपने जैसे पहले बात की थी महंगाई की बात की थी, तो महंगाई बाहर के मुल्कों में बहुत ज़्यादा है, डॉलर के हिसाब से खर्चा होता है। कनाडा में चले जाए, अमेरिका में चले जाए, यूरोपियन कंट्री में चले जाए, खर्चा बहुत है, मगर उनका जो है अर्निंग भी तो ज़्यादा है उनकी इनकम इतनी ज़्यादा है। मैं आपको ये मिसाल देता हूँ कि फ़र्ज कर लो आप हैं, आपकी 2 लाख रुपए तनख्वाह है, आपकी सैलरी आपकी है, अगर आपका कितनी महंगाई हो जाए आप 1 लाख रुपए खर्च कर देते हैं तो आपके लिए क्या बुराई है, कोई मुश्किल नहीं है आपको मुश्किल सिर्फ उधर होगी कि आपने देखा कि यार पैसा भी है सब कुछ है फिर भी गैस नहीं है मेरे घर में। हाँ ये बात सही है कि अगर जो कम से कम तनख्वाह पाकिस्तान में अगर किसी शहरी की 20,000 रुपया है, अगर वो तनख्वाह बढ़ के 80,000 रुपया या 1 लाख रुपया हो जाए तो पेट्रोल की कीमत बढ़ जाए या 1-2 रुपए अगर रोटी की गैस की कीमत क्योंकि उसकी कुव्वत खरीद में इजाफा हो गया। हमारे यहाँ यहाँ पे वैसे ही खरीदने वाले की कमर टूटी हुई है, वो क्या खरीदे, है ना। एक वक्फा दोस्तों, वक्फे से वापस आते हैं तो हम बात करेंगे इसी हवाले से कि हमारे बहुत सारे मसाइल जो है उनमें इजाफे की एक वजह अभी वक्फे से पहले ही बता रहे थे सर्बी के वो माफिया है। क्या अदलिया के बेहतर निज़ाम के जरिए माफिया को काबू किया जा सकता है? इस हवाले से बात करेंगे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में बात हो रही है अवामी मसाइल के हवाले से और स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब। आबिद साहब, वक्फे से पहले हम ये कह रहे थे कि क्या अदलिया का निज़ाम अगर बेहतर हो जाए तो हम माफिया से जितने भी मुख्तलिफ शोबाजात में जो आपने कहा कि माफियाज हैं जिनकी वजह से हमारे मसाइल में मुसलसल इजाफा भी होता जा रहा है और मसाइल भी जूं के तूं हैं, तो क्या निज़ाम अदलिया को बेहतर करने से इन मसाइल से छुटकारा पाया जा सकता है? सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और किसी भी मुल्क को चलाने के लिए उसमें खवा वो महंगाई हो या महंगाई ना हो, अदलिया बड़ा अहम रोल प्ले करती है। कानून आपके मुल्क का बड़ा अहम होता है आपका। अब वो कानून को हमने 2 हिस्सों में बांट दिया है। हम कहते हैं कि ये कानून शरई है और ये कानून दीनी दुनियावी कानून है। ये असल में कानून तो कानून ही है। रूल इंसान की भलाई के लिए बनते हैं, इंसान की फलाह बहबूद के लिए कानून बनता है, ये इंसानों के लिए बनता है। ये नहीं है कि कानून जो है वो कुछ और हो और आवाम के मसाइल कुछ और हो, ऐसा नहीं है सर। अमीर के लिए कानून कुछ और हो, गरीब के लिए कुछ और हो। जब सजा और जजा का अमल नहीं होगा तो उससे मसाइल बढ़ेंगे। अगर हमें आपको
पता होता है कि ये फलाना जो है आप निशानदेही कर सकते हैं कि ये जो है कल्प्रेट है, ये यहाँ पे गलती हो रही है, मगर वो अदालतों में वो उसकी गलती साबित नहीं हो पाती। आपको पता है वो गलत है, साबित नहीं कर पा रहे आप। इसकी वजह हमारी, मैंने पहले भी बताया था, कॉन्शियस लेवल है। आपका ज़मीर ज़िंदा होना चाहिए। हमारे यहाँ शोबाजात जो लोग जाते हैं, आजकल जो डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर चला जाता है, कोई वकील बनता है, वकालत में मैंने बहुत से लोगों के इंटरव्यू लिए, बैठे बातचीत की, मालूम ये चला कि वो उसने सारी कंसंट्रेशन इस पे की कि मैं मशहूर कैसा हो जाऊं, पैसा कैसा हो जाऊं। मैंने उनको 4 बार कहा कि यार आप ये बात क्यों सोच रहे हैं, आप ये देखिए कि आप इंसानियत की खिदमत कैसे कर सकते हैं। एक केस जो आपके नज़र में सही है, आप उसको सही साबित करें। आप गलत केस क्यों लेते हैं आप? ये अगर आज मुजरिम को सज़ा मिलनी शुरू हो जाए और कानून आपका सस्ता हो जाए और आपका कानून आपके हर एक के लिए हो, तो मैं समझता हूँ इतनी अच्छी हुकूमतें चलेंगी, आवाम भी रिलीफ मिलेगा आवाम को। देखिए जहनी सुकून होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये पता हो ना जुर्म करने वाले को कि मुझे मेरी पकड़ हो ही जाएगी, मैं बच नहीं पाऊंगा। तो फिर आप देखिए, खुद देखिए ना कि जब आपको एक पता है तो आप ये जुर्म क्यों करेंगे आप? इंसान की देखिए जिंदगी सबको प्यारी है, लेकिन आप जिंदगी को इतना सस्ता नहीं करें कि आप जाके आप पूरी चीज़ें जायदादें बेच दें, आपको कानून ही नहीं मिल रहा है। और आपको ये क्या हुआ, आपने एक फ़ोन किया, आपने छोड़ दिया, अरे भाई वो मेरा भतीजा है फलाना, यार इसको तुम जोड़, भाई इसके अंदर बड़ा जुर्म किया है, हाँ यार कोई बात नहीं, वो मैं निपट लूँगा। यार हमारे मुल्क में ये फ़ोन सिस्टम, ये जो अकड़ परवरी ख़त्म होनी चाहिए मेरे साथ, यार ना ये है असल चीज़ जो है। ये लोग जो होते हैं माफिया से गुट मिल जाते हैं, समझे ना, ये वकील मिल जाते हैं। यहाँ तक कि मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बाद मैंने जज साहिबान को भी मिलता हुआ देखा है मैंने, इसलिए मैं खून के आंसू रोता हूँ, मैं इसलिए मैं परेशान होता हूँ कि आपका इंसाफ है ये जब हमारे जिस मुल्क में इंसाफ करने वाले बिकने लग जाएं, इंसाफ दिलाने वाले बिकने लग जाएं, तो आप खुद सोचिए उस मुल्क का क्या होगा। समझे ना, क्या मैं ये कहता हूँ इस वक्त भी अगर आपको ये मुल्क चलाना है या कोई भी मुल्क चलाना है, स्पेशली हमारा मुल्क अगर आपने चलाना है, तो आपको एक ऐसे लोगों पर मुश्तमिल, पाक साहब लोगों पर मुश्तमिल 5-4 लोगों जो मजलिस शूरा टाइप की एक चीज़ बनानी चाहिए, और उनमें ये हो, उसमें जज साहिबान भी हो, इसमें आर्मी के भी हों, इसमें आपके उलमा का भी कोई बंदा हो, ऐसे 5-6 लोग चीफ हों, वो सबके ऊपर बैठे हों। ये सही साहब ये ना। अच्छा, तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा में शिकस्त हो गई, ठीक है, और हार की वजह जो है वो महंगाई बता रहे हैं जो हमारे सूबाई वज़रा हैं। उसके साथ साथ फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि हम इनसे बेहतर हुकूमत चलाएंगे, और आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं कि हम मसाइल हल कर सकते हैं। तो बंदा मन्ने थे किदी मन्ने क्या है ना, किसकी माने? हुकूमत कहती है कि ये सारे मसाइल इन्हीं के क्रिएट किए हुए हैं, अभी भी हम इन मसाइल में हैं, तो ये उनकी वजह ये है। वो कहते हैं कि हम इनसे बेहतर चला सकते हैं, ये फ्लॉप हो गए, नाकाम हो गए। मतलब किसकी माने अवाम बेचारी? देखिए हुकूमत, तो मैं ये समझता हूँ तो इनमें से कोई भी किसी में भी अहलियत नहीं है। अच्छा। अगर मैं छोटा सा फजल साहब को बताऊं तो देखिए इनकी हैसियत आपको पता है, इनको सीट तक तो मिलती नहीं है, और ये बेचारे किसी और की सीट पे बैठ के काम करते हैं, ये बैठ के, तो इनका तो मैं ये नहीं कहता, लेकिन कई दहाइयों से जो इनको जिम्मेदारी दी हुई थी वहाँ तो कोई खातिर खा मेरा ख्याल है रिजल्ट अभी तक आए नहीं है। या मैं ये समझता हूँ कि ये सब चीज़ें अपनी जगह हैं। अब जैसे आसिफ जरदारी साहब हैं, अब उन्होंने कहा कि हम हुकूमत चलाते हैं, तो ठीक है, आपको सिंध हुकूमत मिली थी, है आपको उसके पास है, आप वो चला के दिखाते थे, अभी पीपल्स पार्टी के पास है, और पीपल्स पार्टी के पास है। लेकिन मैं समझता हूँ जितने मसाइल इस वक्त सिंध में है किसी और सूबे में नहीं है, सारे मसाइल सिंध में मौजूद है। तो क्या सिंध की जो हुकूमत है क्या बिल्कुल कुछ नहीं कर सकती थी? क्या सारा मलबा आप जो है वफाकी हुकूमत में डालते हैं? मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि आपको इमरान खान से दुश्मनी है, आपको मुल्क से दुश्मनी हुई है। आप जो है क्यों इंतजार कर रहे हैं कि आप पूरा मुल्क आपको मिले और फिर आप जो है सिंध का काम करेंगे आप? है, मैं समझता हूँ कि इस वक्त सिंध का काम करने के ये गैस सप्लाई कर रहे हैं, पेट्रोल का मसला, पानी का मसला, समझे ना, और जो भी डेथ कर दिए हैं, इसमें जो आपकी जो देखिए सुसाइड ज़्यादातर आपकी जो है कराची में सिंध में हो रहे हैं ये,
ज़्यादा पंजाब में आप देखें लोगों ने खुदकुशियाँ नहीं की हैं तो जितनी सिंध के में की हैं आपने। भाई क्यों हो रही है सिंध की? क्या आपके लोगों की नज़र नहीं है? बात सब कुछ हो जाती है कि ड्राइंग रूम में बैठ के आप दूसरे का नज़ारा तो कर सकते हैं, आप उसके दिल में नहीं उतर सकते। आपको उसके मसाइल उस वक्त पता लगेंगे जब आप बाहर निकल के अवाम में शामिल होंगे आप। ठीक है। अच्छा, करप्शन हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला है, या बहुत सारे मसाइल की जड़ है करप्शन, ठीक है। तो करप्शन के ख़ात्मे के हवाले से इस हुकूमत ने कोशिशें अपनी तरफ से तो की, उनके किस हद तक रिजल्ट्स आए आपकी नज़र में, वो बयान कीजिए। देखिए, सबसे बड़ा अलमिया मेरे नज़र में ये था इस हुकूमत का कि इस हुकूमत ने जो हमें टारगेट दिया था, जो उसने मेन मोटो रखा था अपना, वो ये था कि हम मुखालिफ लोगों से ये पैसा दिलाएंगे, वो करप्ट है। हुकूमत का ये था कि आपने था। अब उनकी जो मुखालफत में ये इतने आगे चले गए कि इतने अपने पहले तो ये होता था कि भाई इनके वज़रा जो थे, यानी हुकूमत के जो वज़रा थे, वो सुन लेते थे बात कि हाँ ये उनमें जो है, अगर वो भी कोई आपने किसी को इल्ज़ाम लगाया, आपने नवाज शरीफ को साहब को कहा, या आपने कहा कि इन्होंने जो है मनी लॉन्ड्रिंग की है, इन्होंने ये की है, तो आप जब इनके खिलाफ कोई बोलता था तो इनके पास जवाब होता था कि हाँ भाई ये चीज़ें मौजूद है, हमने इनके खिलाफ फाइट करना है। हालांकि आपको पता है कि नए मौजूद है इदारे, आप उनसे देखें ना। आप ये अब तो लगता है ये मुझे कि इमरान खान को ख़ास दुश्मनी है, कोई ज़ाती दुश्मनी है नवाज शरीफ से या दूसरे लोगों के साथ। भाई आप उसको क्यों देख रहे हैं? आप हुकूमत को देखें ना, आप हुकूमत चलाएं। आप मुखालफत में क्यों जाते हैं? आपकी हुकूमत, मैं समझता हूँ इस हुकूमत को याद किया जाएगा, ये होगा कि ये समझ लीजिए कि मुखालिफाना हुकूमत जो होती है, जिनके दिलों में बुग़्ज़ है, इस हुकूमत के दिलों में अपने दूसरे जो साथी हैं आपके, ये नवाज शरीफ, ये आपके मुल्क के शहरी हैं। देखिए, इस्लाम की ये कहता है कि जब आप वज़ीर आज़म बन गए या मुल्क के सरबराह बन गए, अब सब एक हो गए। क्या आपको फतह मक्का का दिन याद नहीं था जब आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा को फतह कर लिया, और सबसे बड़ा दुश्मन उस वक्त का अबू सुफियान था, और अबू सुफियान से कल ये कहा गया कि जिस घर में ये पनाह ले लेगा वहाँ भी ये पनाहगाह बन जाएगी उसकी, वहाँ भी ये सेफ हो जाएंगे ये लोग। तो सवाल ये कि आपने क्यों नहीं आते अनाउंस किया ये कि कोई भी शख्स हो, भले वो नवाज शरीफ हो, वो आसिफ जरदारी हो, मेरे नज़दीक सारे अवाम हैं, मैं सबका ख्याल रखूँगा। जो जो इदारे बने हुए हैं आपके, वो उनको देखेंगे। हमने नए बे हुकूमत है, वो देखें, उसको अदालत देखें ना। मेरा काम इनको देखना नहीं है, मैं मुल्क चलाऊंगा। अगर ये करते तो आज मैं समझता हूं मुल्क आपका कहाँ से कहाँ पहुँचता। इस मुल्क में रोक नहीं सकते किसी को, वो कोई ना कोई पर्ची बहाना बना के बाहर जाने का बंदोबस्त करके सारे फरार हो जाते हैं यहाँ पे। अमीर आदमी के लिए तो कोई मसला ही नहीं है। गरीब आदमी एक साइकिल चोरी कर ले, उसको मैं कह रहा हूँ घर से बाहर नहीं निकलते, दरख्त के साथ बांध के पूरा मोहल्ला मारता है उसे, और अमीर आदमी जो मर्जी कर ले। ऐसे तो नहीं होना चाहिए। तो आपसे शुरू से मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो हमारे यहाँ जो माफिया ग्रुप है या मुजरा है, वो बाहर निकल के तो देखें। इनके पास इतनी पावर है, इनको कुछ बोलने वाला नहीं है। समझे ना? आप देखें कि हमारे जो हुकूमत में थे, एक साहब थे जो उनके शुगर का, उन पे भी इन्हीं की हुकूमत में थे, वो उन पे इन्होंने दबाव डाला कि आपने शुगर का जो है स्कैंडल की है, मनी लॉन्ड्रिंग की है। बहुत पावरफुल शख्स थे वो, समझे ना? लेकिन रिजल्ट क्या निकला? आज उनका नाम नहीं, वो चुप होकर बैठ गए। उनको कह दिया कि आप बाल मुल्क से चले गए, अब वो खामोश होकर बैठ गए। आपके पास किसी कोई कार्रवाई आप कर ही नहीं सकते आप, इसलिए कि ये माफिया ग्रुप है, ये उम्र का ग्रुप है, ये बहुत पावरफुल है। आपको अगर एक शख्स, अगर मैं समझता हूँ इमरान खान साहब को मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप नवाज शरीफ को या आसिफ जरदारी को आप कहते हैं तो आप अपने लोगों को भी तो देखें, समझे ना? आप कहते हैं। आज मुझे बताइए, क्या नवाज शरीफ ने एक पैसा भी बरामद किया? क्या जरदारी साहब से एक पैसा बरामद किया? ये कर ही नहीं सकते, ये करने ही नहीं देंगे, ये आपको ना, आपके अपने साथी उसको ये काम नहीं करने देंगे। मगर ये मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि मौजूदा जो हुकूमती अरकान हैं या जितने भी लोग हैं जो करप्शन में मुलव्वस हैं, इनकी हुकूमतें या ताकत छीनने के बाद जब इनका एहतसाब का अमल शुरू होगा तो इनको गिरबान से ज़रूर पकड़ा जाएगा। ये मुझे बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज के बाद जो है वो करप्शन करना इतना आसान नहीं होगा जितना माजी में था। जिन्होंने कर ली सो कर ली, ये जो कर रहे हैं इनका भी गिरबान ज़रूर पकड़ा जाएगा। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाए। दोस्तों, एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से वापस आएंगे तो हमारे साथ एक और मेहमान होंगे और हम एक और मौजू पर बात कर रहे होंगे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो चुके हैं और
इस दूसरे हिस्से में मेरे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही ख़ास हमारे मेहमान मौजूद हैं, कर्नल रिटायर्ड ताहिर मसूद साहब। आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच जी, बिल्कुल ठीक ठाक है। ज़बरदस्त। अच्छा कल जब हमने प्रोग्राम के इस हिस्से में हमने बात करनी है वतन अजीज़ के हवाले से, क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक गैर मुल्की मीडिया पे इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी की मौजूदगी इस बात का ख़दशा ज़ाहिर करती है कि पाक भारत की एटमी जंग ना हो जाए। तो पाक भारत एटमी जंग ना छिड़ जाए, इस ये बयान वज़ीर आज़म साहब ने क्यों दिया अभी करंटली? क्या वाकई हम ऐसी सूरत हाल में वक्त गुजार रहे हैं जहाँ पे दोनों ममालिक एटमी जंग कर सकते हैं? देखिए, प्राइम मिनिस्टर का खदशा किसी हद तक बिल्कुल ठीक है। उसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड रीजंस सामने होनी चाहिए, क्योंकि जाहिर है एक लेवल पे, जिस लेवल पे वो बैठे हैं, वो देख रहे हैं, मे भी हमें वो ना नज़र आ रहा हो। तो उसमें ना सिर्फ हमारे प्राइम मिनिस्टर की बल्कि वर्ल्ड ओवर इंटरनेशनल जो थिंक टैंक हैं उनकी भी ये थोड़ी सी फियर है कि ये जो है ना, पाकिस्तान और इंडिया में अगर ये एटॉमिक वॉर हो जाए तो जाहिर है इसका इफेक्ट बहुत बुरा है। ठीक है, लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि क्यों प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा कहा। सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरह की वो गवर्नमेंट है इंडिया के अंदर, रेडिकल गवर्नमेंट है, और हर वक्त उनका सारी की सारी सियासत हर चीज़ बेस करती है एंटी पाकिस्तान उनके ऊपर। उनको लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम इंडिया में आए तो थोड़ा सा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अगर हम उसका लोगों के सामने एक प्रोपेगेंडा करें तो उसमें हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अब उसी चक्करों में थोड़ा थोड़ा वो आगे बढ़ के फिर एक जिस तरह हुआ था फरवरी में 12 फरवरी को, कि वो जो इंडियन इनकर्शन हुई थी और पाकिस्तान ने उनके जहाज़ गिराए, सारा कुछ हुआ, वो भी एक जस्ट उन्होंने अपना इलेक्शन विनिंग एक स्ट्रेटजी थी, जिसमें पुलवामा अटैक के बाद ये सारा कुछ करवा के तो उन्होंने एक शो ऑफ करना था लोगों को कि हमने देखो पाकिस्तान को सीधा कर दिया, जिस तरह अपनी तकरीरों में मोदी कहता रहता है। तो अब उसको थोड़ा बैक करने के लिए उसने कहा एक छोटा मोटा ये कर देंगे जी कि हमारे देखो जहाज गए, ये गए, लेकिन वो सीरियस हो गया। तो अब पाकिस्तान ने अक्लमंदी की कि उसको रिटेलिएट इतनी अक्लमंदी से किया कि वो उससे ज्यादा एस्केलेट नहीं कर सका। उधर जाके ये अटैक करते, उधर से ये होता वो होता, तो अब जाहिर है यू कैन अंडरस्टैंड कि कितनी एस्केलेट कर जाती चीजें। तो अगर पाकिस्तान रिस्ट्रेन ना शो करता उस वक्त, तो उस वक्त भी ये चांसेस थे जो प्राइम मिनिस्टर अभी कह रहे हैं। ओके, तो अभी इसी तरह का कोई ना कोई एडवेंचर एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के, जिसकी वजह से हम फेस टू फेस आ जाएंगे। और ये बात न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी अपने उसमें एक कॉलम में लिखी है। अच्छा, यानी कि सिर्फ वज़ीर आज़म साहब भी नहीं, और भी ऐसी ताकतें हैं दुनिया में जो मतलब ये खदशा रखती हैं कि पाकिस्तान और भारत आमने सामने आके एटमी जंग कर सकते हैं। और मौजूदा हालात मतलब हमारी कोई पहले वाली उस तरह की लड़ाई नहीं चल रही है इस वक्त। कुछ अर्सा पहले जब वो हमने अपने दुश्मनों को चाय पिला के भेजा था, उन दिनों ऐसे मामला ज़रूर थे कि जंग वाला एक माहौल बना हुआ है। इस वक्त भी क्या ऐसी ही सूरत हाल है? एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे से वापस आते हैं तो इस पर मज़ीद बात करते हैं। कहीं मत जाइए दोस्तों, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। न्यूज़ कैफ़े में कर्नल रिटायर्ड ताहिर मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और कर्नल साहब से हम बात कर रहे हैं पाक भारत की जो इस वक्त सूरत हाल है इस हवाले से, क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक गैर मुल्की मीडिया पे इंटरव्यू देते हुए ये कहा है कि पाक भारत की एटमी जंग भी छिड़ सकती है। अच्छा सर, इस बयान के हवाले से हम बात कर रहे थे। अगर हम 27 फरवरी का जिक्र करें तो उस वक्त जो मतलब पाकिस्तान और भारत की सूरत हाल थी, जो फ़िज़ाई हदूद की पाबंदियाँ लगी हुई थी और तो बॉर्डर पे भी फायरिंग का तबादला हो रहा था, उन दिनों तो ये एक्सपेक्ट किया जा सकता था कि ओके ये अभी जंग और ये लड़ाई बढ़ जाएगी और ये एटमी जंग तक हो सकती है। मगर मौजूदा सूरत हाल इतनी वो क्रूशल नहीं लग रही है। ऐसे में वज़ीर आज़म साहब का ये बयान आना, इसकी क्या वजह लगती है आपको? देखिए, ये उनका बयान जो है ना, इसमें ऐसे करंट सिचुएशन के ऊपर नहीं कि अभी कुछ होने वाला है या कैसी चीज़ होने वाली है। अच्छा, तो ये बेसिकली जो मैंने जज किया है, उनकी एनालाइज किया है, वो यही किया है कि ये फ्यूचर के लिए है, किसी वक्त भी हो सकता है और बहुत मेजर थ्रेट है।
और उस वक्त तो बहुत एस्केलेट हुए थे, बॉर्डर के ऊपर टेंशन्स थी, अब काफ़ी चीज़ें एस्केलेट हुई थी फरवरी में 27 फेब से पहले। लेकिन अभी वो वाली सिचुएशन अपेरेंटली नज़र नहीं आ रही, बट एक रेडिकल गवर्नमेंट और जिस तरह की मोदी की गवर्नमेंट है वहाँ पे उससे एक्सपेक्ट तो कुछ भी किया जा सकता है। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने शायद एक दफ़ा पहले भी कहा था कि यूएन में शायद तकरीर करते हुए कहा था कि उधर से अगर कोई मिसाइल फायर करते हैं तो हमें नहीं पता होगा कि मिसाइल क्या कैरी कर रहा है, वो न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी कर रहा है या नॉर्मल वेपन्स कैरी कर रहा है, तो हमें तो उनका रिटेलिएट करना पड़ेगा। तो मिसाइल यहाँ गिरने से पहले हमें फिर न्यूक्लियर स्टार्ट करनी पड़ेगी। ये तो हमें नहीं पता कि वो क्या लेके आ रहा है। हाँ। तो उसको आपने तो अपना डिफेंस करना है, आपने अपने सेल्फ डिफेंस में फिर उसको लॉन्च करना है अपने आप को। बिल्कुल ठीक तो है। अब ये जो है ना फियर, ये इस कॉन्टेक्स्ट में है प्राइम मिनिस्टर का कि अब किसी जिस तरह उस वक्त 27 फेब का जब वाकया हुआ था उस वक्त इंडिया का पक्का प्लान था। काफ़ी जो थिंक टैंक्स है और वर्ल्ड ओवर भी और पाकिस्तान में भी, और जो भी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी उसके मुताबिक दे वर अबाउट टू लॉन्च मिसाइल स्ट्राइक, नॉर्मल मिसाइल स्ट्राइक टू शो ऑफ अपने लोगों को, जिस तरह उन्होंने ये एयर इनकर्शन करके किया ठीक था। है। तो वही काम वो करने वाले थे, जिसके ऊपर पाकिस्तान को टाइमली पता लग गया, और जो इन्होंने प्रिपरेशंस की, जो काउंटर मेजर्स किए, तो उससे वो डर गए और उन्होंने वो उस हद तक नहीं गए, उन्होंने सिर्फ वो किया। अब अगर वो मिसाइल लॉन्च कर देते हैं और इधर से ये हो जाता है पाकिस्तान को कि जी तो लग जाता है, जाहिर है आजकल जो टेक्नोलॉजी है सबके पास, तो अब इसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन रह जाती है कि अब वो अगर फर्ज करें कि वो उनके साथ मिसाइल आ रहे हैं, साथ के साथ न्यूक्लियर वॉरहेड वाले हैं, तो आप क्या इंतजार करेंगे कि मिसाइल आके गिरे, हमें पता लगे कि न्यूक्लियर था कि नहीं था, तब हम काउंटर मेजर्स लें? दिस इज नॉट पॉसिबल। सही। अच्छा, हमें नाज है, हमें फ़ख्र है अपनी बहरी, बरी और फ़िज़ाई फ़ौजों पे कि वो किसी भी वक्त जो है वो इनको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, और हम बड़े सुकून की नींद इस हवाले से सोते हैं। मगर ऐसा नहीं लगता आपको कि हम इसके बावजूद हालत जंग में हैं, और वो जंग की हालत जो है वो हमारी, जिस तरह वो सोशल मीडिया पे फेक अकाउंट्स के साथ हमारे पूरे माइंडसेट के साथ खेल रहे हैं, या जिस तरह वो फेक अकाउंट्स बना के अपनी ओपिनियन जो है वो अवाम में इंजेक्ट कर रहे हैं, है ना? तो या हमारी यहाँ की बहुत बड़ी ताकतें और इदारे जो हैं, सियासी जमातें हैं, और पता नहीं उन लोगों तक रसाई रखना, ये भी तो एक जंग का ही हिस्सा है। माशी तौर पे हमें कमज़ोर करना, बलूचिस्तान में कोई ना कोई ऐसी मतलब हरकत करना, अपनी नीच हरकत, जिसकी वजह से आम लोगों की जानों को नुकसान पहुंचाना, तो ये सारा भी तो जंग की ही सूरत हाल नहीं है? नहीं, हाइब्रिड वॉर और है क्या, यही तो है। अभी देखिए मेजॉरिटी ऑफ वॉर जो फ्यूचर के अंदर हर जगह यही हुआ करेगी। अभी तो सिर्फ अमेरिका की हमें एग्जांपल नजर आती है ना, उन्होंने एयर स्ट्राइक्स कर दी ऐसे कंट्रीज के ऊपर जिनके बेचारों के पास कोई एयर डिफेंस का सिस्टम ही नहीं है, तो वो थोड़ी कन्वेंशनल वॉर नजर आती है, वरना कन्वेंशनल वॉर का जमाना तो खत्म हो गया। अब तो हाइब्रिड वॉर चलती है, और स्पेशली इसी तरह सोशल मीडिया का। अब इंडिया कब से लगा हुआ है आप ये देखें, इससे भी सोशल मीडिया के आने से भी पहले की बात है, जब अपने मूवीज के थ्रू आपका माइंड आपके लोगों का पोल्यूट कर रहा था, और एंटी पाकिस्तान अपने लोगों में फैला रहा था, और इधर आपका जो सोशल कल्चर तबाह कर रहा था। अब यही चीज को उन्होंने एस्केलेट करके जब सोशल मीडिया आ गया और इतना ज्यादा हो गया, तो वो लगे हुए हैं, धड़ाधड़ लगे हुए हैं। एक तो अपने उनके साइज का एडवांटेज ले रहे हैं, आईटी में वो बहुत पहले से हैं, और सबसे बड़ी बात की है कि हमने दरमियान में कुछ अर्सा हुआ है जो दौर गुजरा है जमज़े आका या उसके बाद का थोड़ा सा कह लें, उसके बाद तो हम बिल्कुल सोए रहे हैं इस मामले में कि हमने कभी भी कोई ऐसा स्टेप्स नहीं लिए कि जिसमें हम इंडिया को नीचे दिखाने की कोई ट्राई की हो वर्ल्ड फ्रंट के ऊपर। कहीं हम नाम तक नहीं लेते थे, कुलभूषण का नाम नहीं लिया गया, तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि आप बिल्कुल सोए हुए हैं और उनको खुला मौका मिला हुआ है। तो इसके लिए इतने आपको वो जो नज़र आ रहे हैं ना, इतने वाइब्रेंट नज़र आ रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो उनके जितने भी सपोर्टर्स हैं उनके थ्रू जो कुछ वो कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि उनको फ्री हैंड मिला हुआ था। ओके। अब जो है आहिस्ता आहिस्ता से जैसे वो काउंटर होंगे, उधर से एक स्टेप लेते हैं, पाकिस्तान भी 2 स्टेप लेगा, तो ये सिचुएशन बहुत अरसा तक रहने नहीं लगी। जो उनके मौज मिले थे वो ऑलमोस्ट एंड है उनका इस मामले में, कि आगे से किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी। अब बहुत जो है ना फियर्स रेजिस्टेंस मिलती है उनको हर जगह। सही। अच्छा देखिए, तकरीबन सारे ही सेक्टर्स में हम इंडिया से स्ट्रॉन्ग हैं, सिवाय कुछ 1-2 के, जिनका भी जिक्र भी किया आपने, मीडिया,
आईटी और मीडिया, मतलब कि ये जो फिल्म मीडियम है और टीवी मीडियम सारा है, मीडिया इससे जितना भी ले रहे हैं, ठीक है, या ये सोशल मीडिया, मीडिया में आईटी और ये influence सारा माशी तौर पे भी वो हमसे बेहतर ही हैं, it is a कदरे bigger बेहतर। country, कोई तो इन 3 एरियाज का कैसे हम लोग मुकाबला करेंगे उनसे, देखिए इनका मुकाबला करना या हम कोशिश कर रहे हैं? नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं, अभी कोशिश कर रहे हैं। पहले कभी कोशिश ऐसे बहुत ही हाफ हार्टेड होती थी, अभी फुल कोशिश हो रही है। हाँ। मुकाबला करने के लिए तो ऐसी चीजें होती हैं कि जब भी आप कहते हैं बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस इज ऑफेंस, ओके ठीक कि है। आप घर में बैठे दरवाजे लॉक करके बैठे रहें कि बाहर से कोई मुझे तंग नहीं करेगा, और एक वक्त आएगा कि बाहर से दरवाजा तोड़ के लोग अंदर दाखिल हो जाएंगे। हाँ सही है। उसके लिए आपको घर से बाहर आके लड़ना पड़ेगा। तो अब वो ऑफेंस वाली सिचुएशन में हम हैं, अच्छा ठीक है। और कहीं हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, ना ही कोई कहेगा ना ही कोई बोलेगा कि हम क्या कर रहे हैं। उनके हर एक्शन के बदले में हमारी तरफ से भी एक्शन होता है, जिसमें ये अफगानिस्तान वाला देख लें, आगे बढ़ के सारा कुछ कर करा के न्यूट्रलाइज किया गया वहां पे उनको, इंडियंस को। हाँ, उनको भी शिकस्त तो हुई है, इसी तरह की शिकस्त अफगानिस्तान में किस जलील होकर तरह निकले हैं बुरे लोग। तरीके से जलील होकर निकले हैं। कैसी कैसी तस्वीरें थी, जहाजों में बैठे हुए हैं, और वो जी, सारे जी। उनकी रॉक एजेंट्स और ये वो जो कुछ थे सारे के सारे जा रहे हैं, और कितना सारा उनकी ह्यूमिलेशन हुई है, कितना उनका पैसा जाया हुआ है सरमाया था वहाँ पे। अपने लोगों के सामने। अभी देखें, हमें जो मीडिया यहाँ पे नजर आता है ना, जो बहुत चीख चीख के वहाँ पे बोलते हैं उनके एनालिस्ट और ये वो सारे, तो वो नहीं है एक्चुअल जो उनके थिंक टैंक से, कभी उनको सुने। तो वो जो है एक्चुअल सिचुएशन बताते हैं कि उनके साथ हुआ क्या है, कितना ज्यादा उनको नुकसान हुआ है इस चीज का। तो अब ये चीजें हैं कि सिर्फ हम चुप करके नहीं बैठे हुए, तो एक काम हो रहा है। अल्टीमेटली हर चीज काउंटर हो रही है। अब चूंकि लेकिन बहुत अरसा गुजर गया, हमने कुछ नहीं किया, बहुत नुकसान हो गया, ये हो गया। अभी जब आपने स्टार्ट लिया है अच्छे तरीके से, तो इंशाल्लाह वेरी सून यू विल सी द रिजल्ट। अब सून का मतलब देखें, अब कौमों के दरमियान की जिस तरह की चीजें होती हैं, सून ऐसे नहीं होता 1 महीना 2 महीने 3 महीने 4 महीने साल। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा। Time अच्छा लगता सिर्फ एक चीज़ और, कि पाकिस्तान और इंडिया की बात, इंडिया में अगले कुछ अरसे में इलेक्शंस भी आने वाले हैं, ठीक है, पाकिस्तान की तरह। तो मगर इंडिया में जब इलेक्शंस आते हैं तो वो पाकिस्तान के खिलाफ नफरत को सामने ला के इलेक्शन जीतने का अपना एक प्लान बनाते हैं हमेशा। तो इस बारे में मोदी सरकार क्या प्लान कर सकती है, या आने वाले दिनों में हालात ख़राब कर सकते हैं ये लोग सिर्फ वोट्स लेने के लिए, ये क्या खदशात हैं, इन पे बात करेंगे। छोटा सा वक्फा आ गया, वक्फे के बाद दोस्तों आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास, और न्यूज़ कैफ़े में हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड ताहिर मसूद साहब, जिनसे हम बात कर रहे हैं पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से। अच्छा, हम वक्फे से पहले ये बात कर रहे थे कि भारत में सियासी तौर पे भी अगर थोड़ी सी मकबूलियत बढ़ानी हो, या अवाम में थोड़ा सा एक वो हमदर्दी का जज्बा जो है वो जगाना हो, तो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब कर लिए जाते हैं। बॉर्डर पे जो है ना फायरिंग का सिलसिला शुरू कर दिया जाता है, तो या कुछ ऐसे सख्त बयानात इंडियन गवर्नमेंट अपनी तरफ से देने की कोशिश करती है, सिर्फ अपनी आवाम के दिल जीतने के लिए और वोट्स हासिल करने के लिए। तो आगे 2022 और 2024 में इनके फिर इंतखाबात भी आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि यही सारा कुछ माजी वाला जो तजुर्बा है वो फिर से दोहराने वाले हैं? हाँ बिल्कुल, मैं तो 100% श्योर हूँ कि ऐसे करने वाले हैं। ऐसा करेंगे? उसमें रीज़न ये कि उनके पास कुछ है नहीं। जब भी इलेक्शन के ऊपर उनका मेन जो स्लोगन होता है एंटी पाकिस्तान होता है, जो भी आज तक जीता है इलेक्शन वो इसी बेस पे जीता है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर लोग इलेक्शन जीतते हैं, पुरानी गवर्नमेंट को ब्लेम करो, ये करो वो करो। लेकिन इंडिया में जो मेन उनकी स्ट्रेटजी होती है इलेक्शन विनिंग, वो होती है एंटी पाकिस्तान रेटरिक। जितना कोई ज़्यादा ऑफेंसिव हो और जितना ज़्यादा कोई लोगों के सामने बढ़के मारे, या कोई ऐसा छोटा मोटा जिस तरह उन्होंने किया था उस वक्त, वो कोई इस तरह का एक्शन करें, उतनी ही ज़्यादा लोगों को उसको फेवर मिलती है। तो वो उन्होंने एक अपनी नेशनल की साइकी जनरेट कर दिया थ्रू मीडिया, थ्रू मूवीज़, हर चीज़ के थ्रू, कि पाकिस्तान जो है ना हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, और जो भी पाकिस्तान को ललकारता है वो बहुत हीरो है हमारा। अब उस हीरोशिप में आके वो इलेक्शन जीतते हैं, और यही फियर है जिसकी हमारा जो मेन टॉपिक था उसमें भी यही बात थी कि प्राइम मिनिस्टर ने क्यों, ये दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन
सही कि है। इलेक्शन की तैयारी में वो, अब जाहिर तैयारी तो हो जानी है ना, अगर 24 में जब भी है उनका इलेक्शन, तैयारी तो शुरू हो जानी है। अब इसमें उनको कुछ चाहिए फाइनेंशियली, मोदी को कुछ नहीं बात बनी, जितने भी उसके अपने डोमेस्टिक अफेयर्स थे, लोग खड़े हुए हैं, तमिलनाडु में क्या हो रहा है, चाइना ने कितनी पैंटी लगाई है, कुछ और उसके पास फेस सेविंग के लिए नजर नहीं आता। अपने मुल्क में भी जो मोदी की मकबूलियत है उसमें कमी आई है, अच्छी बहुत खासी कमी आई है। अब उसको किस तरीके से करे, ये एक वेपन है उसके पास, जो उसका कामयाब आजमूदा वेपन है, जो उसने लास्ट टाइम किया, इलेक्शन जीत लिए, अब करेगा, अब भी हो जाएगा। लेकिन उसमें अगर ये कर जाते हैं गलती, जिस तरह मैंने एग्जांपल दी थी मिसाइलों की, कि अब पिछली दफा तो चलो जहाज भेज के तो उन्होंने अपनी इज्जत करवा ली, तो अब अगर वो मिसाइल मार देते हैं तो सिर्फ दिखाने के लिए, कहीं ऐसे रिमोट एरियाज में पाकिस्तान के, हमें तो नहीं पता किधर टारगेट किया हुआ उन्होंने, जब आना शुरू होंगे तो क्या होगा, तो फिर आप retaliate उनसे करेंगे। पहले हमारे फिर मिसाइल कौन रोकेगा पहुंचेंगे? इस वॉर को? एलन रिबोक की, पता नहीं है आपने पढ़ा, एक बड़ा इनका पेपर है, उसके ऊपर रिसर्च पेपर है, पाकिस्तान और इंडिया की एटॉमिक वॉर के आफ्टर इफेक्ट्स के ऊपर। उसने भी कहा है कि ये फेस टू फेस नहीं आने वाले, आके बैठ के बात नहीं करने वाले, और अगर 2% दुनिया का जो न्यूक्लियर आर्सेनल है वो पाकिस्तान और इंडिया के पास है। पाकिस्तान के पास 160 है, इंडिया के पास 140 है इस वक्त, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो भी नोन फिगर्स हैं आपकी। और तकरीबन आप देखें कि अगर पाकिस्तान अटैक करता है ये 150 के मेजर सिटीज़ के ऊपर, तो तकरीबन उनके 50 मिलियन कैजुअलिटीज होने के चांसेस। ओके। और वर्ल्ड ओवर जो है आपका इतना इफेक्ट आएगा, इतना इफेक्ट है कि वर्ल्ड में फेमिन आ जाएगा, उसका जो उठेगा सारा स्मोक वगैरह वो पूरे ग्लोब को इन्वेलप कर लेगा। पाकिस्तान इंडिया की इन 150 और 140 वेपन्स की बात हो रही है, बाकी नहीं बात हो रही। और ये बेस की है कैलकुलेशन कितने पे, 15 किलो टन पे। 15 किलो टन वो था, वो जो लिटिल बॉय था हिरोशिमा वाला, ओके। वो आज से 100 साल पहले की 100 टेक्नोलॉजी। साल पहले पे, और वो 15 किलो टन था। अभी जो है, जो लास्ट नोन टेस्ट हुआ है अमेरिका में, 100 किलो टन पे हुआ है। ओह माय अब गॉड। हम ना अपना कुछ यकीन से कह सकते हैं हमारे पास कितने किलो टन का ना उनको कह सकते हैं, तो अब उससे अंदाजा लगाएंगे दुनिया के साथ होगा क्या। पूरी दुनिया में फेमन आ जाएगा, आइस एज वापस आ जाएगी। ये एलन रुबोक है, कभी किसी को मौका मिले उसका आर्टिकल पढ़े, बहुत डेंजरस सिचुएशन है फॉर द वर्ल्ड। ठीक। अच्छा, प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा, शॉर्टली मुझे ये बताइएगा कि भारत को पाकिस्तान की मईशत के हवाले से मुस्तकबिल को देखते हुए क्या एक खौफ रहता है, ज़रा इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। देखिए, उसमें सबसे मेजर फैक्टर था आपका सीपेक। सीपेक को देख के तो ना अमेरिका को चैन आ रहा है, ना भारत को चैन आ रहा है स्पेशली। तो अमेरिका को तो जाहिर स्टेक्स नहीं है इतने, बट वो इंडिया का तो स्टेक्स है कि पाकिस्तान ऊपर जाता है तो इंडिया नीचे जाता है। हम राइवलरी तो हमारी है। एक आइडियल सिचुएशन होती है कि दो नेबर बड़े अच्छे तरीके से, इस तरह के नेबर्स, जो पाकिस्तान की जियो लोकेशन इतनी इंपॉर्टेंट है, इंडिया इतना पॉपुलेशन है इंडिया की, और रिसोर्सेज हैं पाकिस्तान के पास, इंडिया के पास, तो हम कितना फ्लरिश करते हैं। हाँ। तो लेकिन ये है कि अब जैसे जैसे सीपेक आएगा, पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर होती जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो इंडिया को तो तकलीफ होगी। पाकिस्तान के कर्जे उतर गए, पाकिस्तान में प्रॉस्पेरिटी आ गई, पाकिस्तान फिर अच्छे वेपन्स खरीद सकेगा, पाकिस्तान हर तरीके से इंडिया से आगे निकल जाएगा। तो इंडिया कैसे बर्दाश्त वो करे? इंशाल्लाह अगले कुछ सालों में दुनिया भी देखेगी, और हम भी इधर ही हैं। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए। और दोस्तों, प्रोग्राम अपने अख्ताम की तरफ आ गया। मैं बताता चलूँ कि आज के प्रोग्राम में हमारे साथ ताउन किया है मलका फूड्स प्रोडक्ट्स ने। ये कहते हैं कि बेहतरीन जायका, आला मेयार और सार्फिन की सेहत का ख्याल, ये तीनों अवामिल मलका फूड्स को ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में पजीराई दे रहे हैं। यकीनन आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपना फीडबैक हमारे फेसबुक पेज पे ज़रूर दीजिएगा। फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफ़े की टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।